नमस्कार। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आज एक और गवर्नमेंट स्कीम पर बात करने जा रहा है। इस स्कीम का नाम है स्फूर्ति। ये स्कीम कब आई थी, इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसमें कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं और आप इस स्कीम के तहत कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आईआईडी का इसमें क्या रोल है, इन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये स्कीम कब इंट्रोड्यूस हुई थी। ये स्कीम जो है 2005 में आई थी। इस स्कीम का जो मेन पर्पस था वो था क्लस्टर डेवलपमेंट। ये स्कीम स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाती है। इसमें एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है खादी, क्वायर और अदर विलेज इंडस्ट्रीज पे। ये स्कीम जो है वो 3 स्कीम्स को मर्ज किया गया है। वो इस प्रकार है। सबसे पहले स्कीम फॉर एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ खादी इंडस्ट्री एंड आर्टिसंस। दूसरी द स्कीम फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजाइन, इंटरवेंशन एंड पैकेजिंग। तीसरी द स्कीम फॉर रूरल इंडस्ट्री सर्विस सेंटर। ये तीनों स्कीम को मर्ज करके इस स्फूर्ति स्कीम को लाया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं कि ये स्कीम लाई गई है तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो सबसे पहला और मेन ऑब्जेक्टिव था आर्टिसंस। जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, जो आर्टिसंस हैं, उनको एक क्लस्टर का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना ताकि उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हेंस कर सके और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। ये एक सस्टेनेबिलिटी भी देता है, एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देता है, एक एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है और जो आर्टिसंस की एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उन्हें इम्प्रूव भी करता है, उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है ताकि वो एक हेल्दी और अच्छे इन्वायरमेंट में काम कर सके, ताकि उनके प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और मार्केटेबिलिटी भी हो सके। तो ये जो पूरी स्कीम है इसका सारा बेनिफिट डायरेक्ट आर्टिसंस को जाता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट की बात कर लीजिए, कोई भी जिसको हम क्लस्टर के फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और वहाँ के रहने वाले जो आर्टिसंस हैं, जो उनका ट्रेडिशनल जो वो करते आ रहे हैं, ये जो इंडस्ट्री वो ऑपरेट कर रहे हैं, उसको कैसे रिवैम्प्ड किया जाए इस फंड के द्वारा। इस स्कीम का जो ऑब्जेक्ट है वो इसी के अराउंड है। तो बेसिक क्लस्टर डेवलपमेंट के पीछे जो बेसिक पर्पस है वो आर्टिसंस है। आर्टिसंस को एक क्लस्टर में फॉर्म करना और उन्हें एक हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट देना ताकि वो जो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे भी इन्हेंस्ड किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते तहत ये स्कीम जो है लॉन्च करी गई थी। इसमें कुछ इंटरवेंशंस हैं जो कि 3 प्रकार के हैं: सॉफ्ट इंटरवेंशंस, हार्ड इंटरवेंशन एंड थेमेटिक इंटरवेंशंस। ये जो इंटरवेंशंस है बेसिकली यही जो स्कीम की जो कॉस्टिंग है ये इसी इंटरवेंशन के आसपास है। ये इंटरवेंशंस है क्या? अगर मैं सॉफ्ट इंटरवेंशन की बात करूँ तो सॉफ्ट इंटरवेंशन में आपकी जो कॉस्ट इंक्लूड होती है वो आर्टिसंस की जो स्किल्स हैं उनको इन्हेंसिंग की, उन्हें काउंसलिंग की, उन्हें मेंटरिंग की, या उनको किसी भी प्रकार का जो मार्केटिंग असिस्टेंट दे रहे हैं उसकी कॉस्ट, उनका अगर वर्कशॉप हम अरेंज करें, सेमिनार्स अरेंज करें ताकि वो अपग्रेड हो सके, स्किल्ड हो सके, उसकी जितनी भी कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूड करी जाती है। जहाँ तक हार्ड इंटरवेंशन का सवाल है, इसमें वो सारी कॉस्ट जिसमें आप उनके टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को परचेज कर रहे हैं ताकि आप उनको और हेल्प कर सके, जो वो ट्रेडिशनली काम जिस तरीके से करते आ रहे हैं, अगर कुछ ऐसा इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे वो काम भी रहे, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए और एफिशिएंटली और उनको एक अच्छे इन्वायरमेंट में काम करा सके, ऐसा कुछ अगर इक्विपमेंट ला रहे हैं उसकी कॉस्ट, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स अगर आप इस्टेब्लिशमेंट करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट, सीएफसी की जो कॉस्ट होती है वो इसमें इंक्लूडेड होती है। तो हार्ड इंटरवेंशन बेसिकली आपकी जो कॉस्ट, फिक्स एसेट्स की कॉस्ट प्लस जो बिल्डिंग है, सीएफसीज हैं, उनकी कॉस्ट, उनकी रेनोवेशन की कॉस्ट को इंक्लूड करता है। एक नई टर्मिनोलॉजी आई है सॉफ्ट और हार्ड इंटरवेंशन के अलावा, थेमेटिक इंटरवेंशन। बेसिकली सॉफ्ट और हार्ड इंटरवेंशन मेन कंपोनेंट होते हैं स्फूर्ति स्कीम के। थेमेटिक इंटरवेंशन एक सपोर्टिंग कंपोनेंट है, जिसे सपोर्टिंग कंपोनेंट के तहत में लिया जाता है। थेमेटिक में आपकी जो ब्रांडिंग कॉस्ट है, आप कुछ नया इनोवेशन ला रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट है उसको इंक्लूड किया जाता है। प्लस जो एक इसमें एक थेमेटिक में जो एक नई चीज़ इंक्लूड करी गई है कि अगर आपका क्लस्टर किसी क्षेत्र में, किसी डिस्ट्रिक्ट में है और उसे दूसरे क्लस्टर से जोड़ के आप कुछ नया इंट्रोड्यूस या एक चैनलाइज तरीका, चाहे मार्केटेबिलिटी का या इन्हेंसिंग का, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसकी कॉस्ट को भी इसके अंतर्गत रखा गया है। तो सॉफ्ट इंटरवेंशन की जहाँ तक हमने बात करी, वहाँ पर स्किलिंग, अप स्किलिंग
और नॉर्मल जो आर्टिशंस से रिलेटेड कॉस्टिंग है उनको अपग्रेड करने की कॉस्टिंग है वो सारी इंक्लूड करी गई है। हार्ड इंटरवेंशन में आपके रिनोवेशन, बिल्डिंग इक्विपमेंट्स, उन कॉस्ट को इंक्लूड किया गया है। और थेमेटिक में ब्रांडिंग से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड और क्लस्टर्स को दूसरे क्लस्टर से जोड़ने या किसी भी तरीके से उनके बीच में अगर कोई फैसिलिटी आप डेवलप कर रहे हैं जिससे कि दोनों क्लस्टर को फ़ायदा हो रहा है, ऐसी कॉस्ट को इंक्लूड किया गया है। तो ये कुछ प्रोजेक्शंस आउटले थे जो मैंने आपको बताए, जो 3 इंटरवेंशंस जो हमारे थे जिसके अंतर्गत ही आपकी कॉस्टिंग आती है। अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट का पूरा आउटले क्या होता है, इसमें किस तरीके के फंड्स मिलते हैं और किसको मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। बेसिकली इसमें 2 तरीके की फंडिंग प्रोसीजर है, एक आपका रेगुलर क्लस्टर और दूसरा आपका मेजर क्लस्टर। रेगुलर क्लस्टर के तहत आपके अगर 500 आर्टिशंस हैं या 500 से कम आर्टिशंस यानी कि 100, 150, 250, 300, 400, 500 तक अगर आपके आर्टिशंस हैं तो आपको 2.5 करोड़ का फंड का जो है वो सपोर्ट प्राप्त है। मेजर क्लस्टर यानी कि अगर आपकी आर्टिशंस की संख्या 500 से ज़्यादा है तो आपको मेजर क्लस्टर की कैटेगरी में रखा है जिसमें फंड का सपोर्ट जो है वो 5 करोड़ है। तो ये 2 बेसिक आपके जो फंडिंग पैटर्न्स है, जो प्रोजेक्ट आउटलेट है वो 2 हैं। एक है रेगुलर क्लस्टर और एक आपका मेजर क्लस्टर। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो है टेक्निकल एजेंसी का। उस रोल को मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। आप चाहें, अगर आप प्रोजेक्ट के लिए आप जाना चाहते हैं, स्फूर्ति के लिए जाना चाहते हैं, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं और किसी क्लस्टर को डेवलप करना चाह रहे हैं उस काम से रिलेटेड, तो आप चाहें तो टेक्निकल एजेंसी जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसे पहले भी अपॉइंट कर सकते हैं। जब आपने कोई क्लस्टर आइडेंटिफाई कर लिया है, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया है और आप क्लस्टर पे जाना चाह रहे हैं, क्लस्टर डेवलपमेंट पे जाना चाह रहे हैं, या जब आप अपना प्रपोजल सबमिट कर चुके हैं तो आप चाहें तो वहाँ से भी टेक्निकल एजेंसी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। टेक्निकल एजेंसी की जो लिस्टिंग है वो पूरी वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, जो पोर्टल है खादी का KVIC का, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, वहाँ पर उपलब्ध होती है। आप चाहें तो अपने नियर बाय ऑफिस पे जाकर भी देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस टेक्निकल एजेंसी की एड ले सकते हैं। टेक्निकल एजेंसी के रोल के बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद और बात करेंगे। अब जान लेते हैं, जो ये मैंने आपको कॉस्टिंग डिफाइन करी, इसमें जो बेसिक है उसमें ये कहा गया है कि जो 500 और 500 से अबव है, इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर हिल रीजन्स होते हैं, NER होते हैं, इनमें आर्टिशंस की संख्या को 50% कर दिया, यानी कि 50% कम कर दिया गया है। 500 की जगह 250, और जो 500 अबव है, मतलब अगर आपका 250 से नीचे या 250 है तो आप एक रेगुलर उस पे आ जाएंगे, और अगर आपका जो है 500 जो जहाँ कहा गया था 250 से अबव है, यानी कि 250 अबव है, जहाँ हम लोग 500 की कैटेगरी ले रहे थे मेजर क्लस्टर में, तो वो इन स्पेशल रीजन्स के लिए दिया गया है ताकि वहाँ पर क्लस्टर डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। तो अगर रेगुलर आप नॉर्मल एरिया में बिलोंग करते तो आपके लिए क्राइटेरिया वही रहेगा। अगर आप स्पेशल जोन यानी जो हिल रीजन्स हैं या जम्मू एंड कश्मीर है या NER है तो आप बिलोंग करते तो 50% हो जाएगा। ये जो क्लस्टर स्कीम है बेसिकली आपके जो आर्टिशंस हैं उनके लिए है, तो इसमें आर्टिशंस की जो संख्या है उसी को ध्यान में रख के फंड्स की प्राप्ति होती है। तो इसमें जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो डायरेक्ट आर्टिशंस को जाता है। इसके बाद जो इसका फंडिंग पैटर्न है उसको समझ लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से फंडिंग होती है। इसमें जैसे हमने बात करी थी इंटरवेंशंस की, तो उस इंटरवेंशंस को इंक्लूड करके ही फंडिंग होती है। सबसे पहला जो आता है आपका आता है सॉफ्ट इंटरवेंशन। सॉफ्ट इंटरवेंशन आपके हार्ड इंटरवेंशन का 10% उसकी वैल्यू कंसिडर करी जाती है, और मैक्सिमम सीलिंग रखी गई है 25 लाख। जो भी इन दोनों में से लेस होगा उसे कंसिडर किया जाएगा। ये 100% जो है वो स्कीम फंडिंग है। हार्ड इंटरवेंशन की कॉस्ट रखी गई है 90%, 100% स्कीम फंडिंग है, और जो 10% इस पे आप, और ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होता है, और जो 10% आप देख रहे हैं इस पे लेस है वो एक्चुअली में मार्जिन मनी है। यानी कि एज एन आप अगर एज एन NGO आप इसे ऑप्ट करना चाह रहे हैं, किसी क्लस्टर को डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आपको वो 10% कॉस्ट खुद लानी होगी, इसमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी एज योर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये 100% फंड नहीं है, 10% आपका मार्जिन मनी, आपको मार्जिन देना पड़ेगा। अब वो मार्जिन किस शेप में हो सकता है, वो मार्जिन कैश पे हो सकता है, आप कैश ला सकते हैं, और एक और रियायत दी गई है, एक छूट दी गई है जिसे मैं कहूँगी, वो इस पे कहा गया है कि अगर आप लैंड के थ्रू
आप लैंड कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लैंड के थ्रू ला रहे हैं, तो उसको भी आपका 10% जो मार्जिन है उसमें कंसिडर किया जाएगा। लैंड से रिलेटेड मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात यहीं पर आपको बता देती हूँ कि लैंड आपके जो एसपीवी है उसके नाम पे होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो फंड मिलेगा वो एसपीवी जो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो आप एक एनजीओ फॉर्म करेंगे उसको मिलेगा। उसको जो कॉस्ट मिलेगी, जो भी फंड आएगा वो उसके अकाउंट में आएगा। तो जो आप लैंड दिखा रहे हैं एज योर ओन कंट्रीब्यूशन, वो आपको उसके नाम पे करना होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर लैंड आपके नाम पे है तो गवर्नमेंट ने एक और रियायत दे दी थी, एक छूट दे दी थी, एक बेनिफिट दे दिया था कि आप उस लैंड पे लीज एग्रीमेंट भी अगर एसपीवी के साथ कर सकते हैं तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। जो मिनिमम जो टर्म है लीज की वो 15 साल होनी चाहिए, उसको भी आपका कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। अगर एक प्रॉपर आप लीज डीड, रजिस्टर्ड लीज डीड 15 साल की करते हैं एसपीवी से तो उसे कंसिडर कर लिया जाएगा। जो आपकी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये उसको फंड नहीं मिलता, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, एक एनजीओ फॉर्म करनी पड़ेगी स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसमें जिसके जो पैनल में जिसके आप जो मेंबर्स हैं उसमें आपको आर्टिशंस को रखना पड़ेगा। तभी ये प्रोजेक्ट जो है उस एसपीवी के मोड पे सैंक्शन होगा और सारा बेनिफिट जो है डायरेक्टली आर्टिशंस पे फ्लो होगा। आपका जो रोल होगा वो एज एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगा। टेक्निकल एजेंसी की जो मैंने बात करी थी वो इस पूरे जो प्रोजेक्ट है उसे गाइड करता है, उसका डीपीआर बनाता है, उसकी डिटेलिंग जो सॉफ्ट इंटरवेंशन और हार्ड इंटरवेंशन की मैं बात कर रही हूँ इसके एस्टिमेट्स आप देते हैं। लेकिन ये कब कब कैसे कैसे ज़रूरत होगा, इसको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे कैसे प्रोडक्ट बनेगा, कैसे कैसे मार्केट में आएगा, कैसे सेल होगा, ये सारा रोल जो है वो एक टेक्निकल एजेंसी का होता है। इसलिए इसमें टेक्निकल एजेंसी को भी एक कॉस्ट दी जा रही है, जिसे कहा जा रहा है 8% ऑफ हार्ड इंटरवेंशन की जो कॉस्ट है उसका 8% या 30 लाख जो भी इसमें से कम राशि होगी वो टेक्निकल एजेंसी को उनकी एज एन उनको दी जाती है, क्योंकि वो उनका इन्वॉल्वमेंट इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन से लेके एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग लेवल तक का होता है। फिर इसमें एक चीज़ और कही गई है कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है या क्लस्टर एग्जीक्यूटिव है उसकी भी एक सीलिंग रखी गई है कि जो उसको है वो 20 लाख तक की कॉस्ट जो है वो दी जा सकती है। ये भी 100% स्कीम फंडिंग के तहत है। ये 95% इस टू 5% हो जाता है एनईआर स्पेशल रीजन या जेएनके के केस में। तो और ये जो मैंने आपको अभी कॉस्ट बताई इसमें रेम्यूनरेशन आप इंक्लूड कर सकते हैं क्लस्टर एग्जीक्यूटिव की, जो मैंने इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की अभी कॉस्ट बताई, और उसमें आप अदर एक्सपेंसेस भी इंक्लूड कर सकते हैं इंसिडेंटल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल तक आपके जो इसके एक्सपेंसेस है वो इस कॉस्ट में शो कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो है ना वो फंडिंग पैटर्न है। तो जब भी आप स्फूर्ति के तहत जाना चाहें तो और आपने क्लस्टर आइडेंटिफाई कर लिया, आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि सॉफ्ट इंटरवेंशन, हार्ड इंटरवेंशन की कॉस्ट है, आपको उस कॉस्ट के तहत ही अपने प्रोजेक्ट को रखना है और आपको अपना जो मार्जिन है वो भी लेके आना। इधर इन कैश फॉर्म आप ला सकते हैं, एसपीवी में डाल सकते हैं, या आप लैंड के थ्रू भी अपना मार्जिन को कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लीज अलाउड है, 15 साल का अगर लीज है तो आपको वो कंसिडर किया जाएगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें जब भी आप स्फूर्ति स्कीम के तहत जाना चाहें या अप्लाई करना चाहें। दूसरी जो अहम बात है कि कौन अप्लाई कर सकता है। डेफिनेटली मैंने आपको ये बता दिया स्कीम क्या है, स्कीम में फंड क्या है, कैसे सॉफ्ट इंटरवेंशन, हार्ड इंटरवेंशन आप कौन कर सकते हैं। एनजीओ कर सकता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो वो कर सकता है। इस स्कीम के तहत सेक्शन 8 कंपनी भी आती है, सोसाइटी ट्रस्ट भी आते हैं इसके तहत, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। पंचायत लेवल इंस्टीट्यूशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी अप्लाई कर सकते हैं एंड फील्ड फंक्शनरीज ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब वो कैटेगरीज हैं जो स्फूर्ति स्कीम के लिए एलिजिबल है और जा सकते हैं, क्योंकि ये एक पूरी इंडिया पे अप्लाई कर रही है। हर डिस्ट्रिक्ट, हर क्लस्टर को डेवलप करने का उद्देश्य है। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रीवैम्प करने, उन्हें फाइनेंशियली रिवाइव करने, ताकि वो इंडस्ट्रीज़ जो है जनरेशन्स टू जनरेशन्स चलती रहें और विद इम्प्रूव्ड इक्विपमेंट्स और स्किल्ड जो हमारे आर्टिशंस हैं उनकी स्किलिंग, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई थी।
तो इस स्कीम में एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट भी बनाया गया है। जो सबसे हेड है इस पे, जो जिसका डिसीजन सबसे ज़्यादा मैटर करता है, दैट इज़ योर स्कीम स्क्रीनिंग कमिटी। इसका रोल तब आता है जब ये आपका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के बाद नोडल एजेंसी के पास मूव होके, टेक्निकल एजेंसी के पास मूव होके, फिर वो स्पेशल स्क्रीनिंग कमिटी के पास जाता है, जो फाइनल अप्रूवल इन प्रिंसिपल या फाइनल अप्रूवल देता है प्रोजेक्ट को, एंड देन ओनली वो सैंक्शनिंग मोड पे जाता है। तो उसका रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो स्पेशल स्क्रीनिंग कमिटी होती है, वो हायर लेवल ऑफ अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करके बनाई जाती है। नोडल एजेंसीज, आपके जो नोडल एजेंसीज हैं वो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजनल लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं, वो इसकी नोडल एजेंसीज हैं। टेक्निकल एजेंसीज मैंने आपको बताया था, बहुत सारी टेक्निकल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, इसमें लिस्टेड हैं। और आईआईडी भी एज इन टेक्निकल एजेंसीज इम्पैनल्ड है स्फूर्ति स्कीम के लिए, तो आप आईआईडी को भी अप्रोच कर सकते हैं और हम आपको प्रोजेक्ट, आपका जो डीपीआर है उसे बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इवन आप प्रोजेक्ट, अगर आपने कोई क्लस्टर आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप हमें पहले भी अप्रोच कर सकते हैं। हम आपको टेम्पलेट्स अप्लाई करने में या फर्दर जो भी प्रोसेस है उसे समझने में हेल्प कर सकते हैं। आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बेसिकली जो अप्लाई कर रहा है, हु कैन अप्लाई की कैटेगरी में आता है, उसे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कहा जाता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये बेसिकली ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, ताकि स्फूर्ति स्कीम को एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग के तहत मॉनिटर किया जा सके और इम्प्लीमेंट किया जा सके, और साथ ही साथ इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसीज है उसके साथ एक एग्जीक्यूशन लेवल पे लाया जा सके। इम्प्लीमेंटेशन का जो मेथोडोलॉजी है, अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूं कि सिंपल बेसिस पे, तो बहुत इजी है। आप सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हैं। वेब बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें आपको सबसे पहले लिस्ट ऑफ क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वॉट एवर अदर क्लस्टर्स आप वो आइडेंटिफाई करिए। आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अपने लेवल पे, अपने जहाँ पर आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपको पता ही होगा कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है, कौन से आर्टिशंस को रिवाइवल की ज़रूरत है, आप उसकी नीड के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल आपको दूँ, तो जैसे सीतापुर में जो दरी है, कारपेट्स है, उसका वहाँ के अगर मैं क्लस्टर फॉर्म करना चाहूँ तो मैं इसको रिवाइव कर सकती हूँ। अभी हनी का क्लस्टर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको ऑलरेडी क्लस्टर इस्टेब्लिश्ड है। आप चिकनकारी में क्लस्टर को जरी जरदोजी पे जा सकते हैं, यानी कोई भी ऐसी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जिसको आपको लग रहा है रिवाइवल की आपके क्षेत्र में ज़रूरत है, और वो अभी इंडिविजुअल लेवल पे कई सारे समूह पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप उन्हें एक क्लस्टर पे भी ला सकते हैं और स्फूर्ति की स्कीम के थ्रू उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इंगेजमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ टेक्निकल एजेंसी, आप टेक्निकल एजेंसी को पहले भी अपॉइंट कर सकते हैं और चाहे तो केवीआईसी के थ्रू भी अपॉइंट करा सकते हैं। ये आपके हाथ में होता है। टेक्निकल एजेंसी आपको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने पे, प्रॉपर अप्लाई करने में, हर चीज़ में फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड गाइड करती है। बल्कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के साथ साथ ही टेक्निकल एजेंसी का उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है। पूरी मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग सारी टेक्निकल एजेंसी के जिम्मे होती है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर अप्रूवल ऑफ फ्रॉम स्पेशल स्क्रीनिंग कमेटी, जो मैंने आपको बताई थी, द टॉप पोस्ट कमेटी, जब सब चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं तो स्पेशल स्क्रीनिंग कमेटी, उसके पास फाइनल डिसीजन उसी के पास होता है। इन अप्रूवल, इन प्रिंसिपल अप्रूवल, और जो फाइनल अप्रूवल होती है वो वहीं से आती है उस स्कीम के लिए। एंड अगर आपकी स्कीम, आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो जो रिलीज ऑफ फंड है दैट इज द लास्ट स्टेज। लेकिन फंड भी जो है वो स्टेप वाइज रिलीज होता है। जैसे आप प्रोजेक्शन देंगे, जैसे आप उसमें लिखेंगे आपको कितने की नीड है, कब कब नीड है, ये पूरा टेक्निकल एजेंसी आपकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी। उसमें हर ईयर के प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंगली फंड्स की डिमांड होगी और उसी अकॉर्डिंगली आपको सैंक्शन भी मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल होता है एक टेक्निकल एजेंसी का। प्रोजेक्ट को जो ड्यूरेशन रखा गया है, टाइम फ्रेम फॉर इम्प्लीमेंटेशन, वो 12 to 18 मंथ्स का प्रोजेक्ट किया गया है। डीपीआर जो मैं बात कर रही थी, उसमें क्वार्टर वाइज आपकी जो फेसिंग और द इंटरवेंशंस ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट्स की जो डिटेल है वो प्रॉपर क्वार्टर वाइज होती है, ताकि उसी हिसाब से उसकी डिमांड को मीट आउट किया जा सके, उसे इम्प्लीमेंटेशन मोड पे लाया जा सके। कन्वर्जेंस की बात करूँ, इसमें जो अभी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन में, इनके द्वारा भी फंड्स लाए जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप
क्लस्टर को डेवलप करें तो यू नीड फंड्स। आपको हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा फंड्स की आवश्यकता हो, तो आप इनके थ्रू भी फंड्स को मूव करा सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशंस के थ्रू, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हर वो कंपनी जिस पे CSR एप्लीकेबल होता है उसे अपना 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट वैसे ही इन्वेस्ट करना होता है, तो वो फंड्स आप मूव करा सकते हैं। पार्टिसिपेशन बाय प्राइवेट इक्विटी, इम्पैक्ट फंड्स, आप फंड्स फ्रॉम मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स एंड अदर स्कीम्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स भी मूव करा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डैट द फंड यू हैव डिमांडेड या आपको स्फूर्ति के तहत मिला है, उसके अलावा भी अगर आपको फंड्स की आवश्यकता है तो आप मूव करा सकते हो, उसका कन्वर्जेंस यहाँ पर इंक्लूडेड है। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे हम डिटेल में समझेंगे। पीरियोडिक रिव्यू होते हैं, नोडल एजेंसी जो आपकी खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है, KVIC नोडल एजेंसी, और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे नोडल एजेंसीज हैं जो आपको रीजनल जोनल लेवल पे वो आपको मॉनिटर करती है। पीरियोडिक रिव्यू सबमिट होते हैं, एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम है, फिर इवैल्यूएशन किया जाता है प्रॉपर। एंड डेफिनेटली अगर आपने एक क्लस्टर को डेवलप कर दिया, कि अच्छे से कर दिया और वो प्रॉपर चल गया, तो आपको इनकरेजमेंट्स में मिलते हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट चूज़ कर लिया है या कोई क्लस्टर आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और प्रपोजल सबमिट करते समय आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन जो पार्ट है, प्रोडक्ट पार्ट है, क्योंकि ये इस पूरी स्कीम का एकमात्र जो उद्देश्य जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, दैट इज क्लस्टर डेवलपमेंट एंड रिवाइवल ऑफ जो पुरानी इंडस्ट्रीज है, हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जैसे धरोहर कहा जाता है, उनको रिवाइव करना और वहाँ के आर्टिशंस को अपलिफ्ट करना, नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना, ये मेन ऑब्जेक्ट है इस स्कीम का। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इस स्कीम के लिए जाएं और इस स्कीम के लिए अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करेंगे? हाउ टू अप्लाई द अबव एलिजिबल एजेंसीज, जैसे हमने डिस्कस किया था, आप चाहें नोडल एजेंसीज के पास जाके आप पहले अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो टेक्निकल एजेंसी के थ्रू नोडल एजेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। आप एक बार अपना प्रपोजल सबमिट करेंगे, जो भी क्वेरीज होंगी वो आपसे पूछी जाएंगी, उस क्वेरीज का आप रिप्लाई करेंगे, तो आपका जो टेक्निकल एजेंसी है वो DPR पूरा आपका बनाएगी, और उसमें आपसे कुछ चीज़ें वो चाहेगी, सपोर्टिंग पेपर्स चाहेगी, जिस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। वो सारे पेपर आप सबमिट करेंगे, आपका इंस्पेक्शन होगा, कई हो सकता है आपके इंटरव्यूज़ हों। ये प्रपोजल जब फाइनल सबमिट होता है, स्पेशल स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाता है, जब वो अप्रूव करता है, उससे पहले कई सारे प्रोसीजरल चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो जो मेन चीज़ है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप वो करके अपना जो प्रपोजल है सबमिट करते हैं, तो आपका जो टाइम फ्रेम है वो जल्दी हो जाएगा, और आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो जल्दी शुरू हो सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत बार कहते हैं कि जो स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की बहुत टाइम टेकिंग है, एक्चुअली हमारी तरफ से पेपर वर्क पूरा नहीं होता। हमें स्कीम तो हमें पता है कि 5 करोड़ का फंड है, बस हमें इतना पता है, बट उसके तहत बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, क्योंकि कोई भी स्कीम फॉर्म करने का जो गवर्नमेंट को ऑब्जेक्ट होता है वो डेफिनेटली किसी ना किसी जो सोसाइटी का कोई पार्ट है, सेक्शन है, उसको रिवाइव करना या उसको किसी तरीके का असिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो अगर हम स्कीम के तहत जाना चाह रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम वेल प्रिपेयर्ड होके जाएं। तो इसीलिए आज मैं जो आपको स्कीम बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप जब भी ये स्कीम अप्लाई करने की सोचें तो आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाओ, और इस स्कीम में क्या-क्या चीज़ें हैं और इसके मोटिव को समझ के जाएँ, इसके ऑब्जेक्ट को समझ के जाएँ, और केवल फंड्स को समझ के मत जाइए, इसके ऑब्जेक्ट्स और मोटिव को समझ के जाइए, तो आपका जो आधा जो क्वेरीज होती हैं वो वहीं रिजॉल्व हो जाती हैं, और ये फिर 3 फेज का ही प्रोसेस है। इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रखी है गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लस्टर्स को प्रमोट कर सके, ताकि जो हमारे आर्टिशंस हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को एड मिल सके, हेल्प मिल सके। तो हमेशा प्रिपेयर्ड होके जाइए, तो हमेशा टाइम जो फेज है वो कम हो जाएगा। तो आप ये फ्लो ऑफ स्कीम देख पा रहे होंगे, इसमें सिंपल टर्म में समझाया गया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि आप जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है
वो फॉर्म फिल करेगी, टेम्पलेट्स हैं, मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगी आपको, टेम्पलेट फर्स्ट एंड फर्स्ट ए। वो आपको सबमिट करने होंगे, उसमें कुछ डिटेल्स आपसे माँगी जाएँगी, वो आप सबमिट करेंगे, उसके साथ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये आपका पार्ट है जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने चाह रहे हो। चाहे तो आप पहले टेक्निकल एजेंसी को आप एंगेज कर लीजिए और तब अप्लाई करिए, चाहिए तो आप ये फर्स्ट फेज़ खुद ही कर लीजिए। और जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको अपनी नोडल एजेंसी को अप्लाई करना है। नोडल एजेंसी आपके पेपर्स को देखेगी, चेक करेगी, उसकी कोई क्वेरी होगी वो रेज़ करेगी। अगर उसको प्रपोज़ल साउंड नहीं लगा, वो इंस्पेक्शन भी कर सकती, कंडक्ट करा सकती है। तो वो अगर उसको ठीक नहीं लगे, आपके पैरामीटर्स एलिजिबल नहीं लगे, तो उसके पास राइट है कि वो फर्स्ट लेवल पे रिजेक्ट भी कर सकती है। इन दैट केस आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट हो जाएगा। अगर नोडल एजेंसीज़ को आपके प्रपोज़ल में चीज़ें ठीक लगी, उसके जो क्राइटेरियाज़ होते हैं उसके हिसाब से आप पेपर सबमिट कर रहे हो और सब चीज़ ठीक लगी, तो वो आपको कहेगी कि आप एक टेक्निकल एजेंसी को इम्प्लीमेंट कर दीजिए फॉर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब वो हो सकता है आप अगर आप चूज़ करके देंगे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी टेक्निकल एजेंसी को तो उसको अपॉइंट किया जाएगा, अदरवाइज़ जो नोडल एजेंसी है वो अपनी तरफ से रिकमेंड करेगी और वो लेटर इश्यू करेगी टेक्निकल एजेंसी को। टेक्निकल एजेंसी का वहाँ से रोल शुरू हो जाएगा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, आपके डीपीआर बनाने के लिए आपसे कुछ पेपर्स लेगा, आपसे मीटिंग्स करेगा, हो सकता है इफ़ नीड तो इंस्पेक्शंस भी हो सकती हैं और फिर वो आपका डीपीआर एक प्रॉपर प्रिपेयर करेगा। प्रपोज़ल जो है वो एमएसएमई लेवल पे चला जाएगा, डॉक्यूमेंट रिव्यू करे जाएंगे, प्रपोज़ल को समझा जाएगा। अगर कुछ क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है तो नोडल एजेंसी को अप्रोच किया जाता है, क्योंकि नोडल एजेंसी जब आप टेम्पलेट सबमिट करते हैं तो नोडल एजेंसी उस बेसिस में और डीपीआर के बेसिस में अपना टेम्पलेट सबमिट करती है और फिर उस पर रिव्यू होता है और पूरे प्रपोजल के साथ। तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन अगर क्लैरिफिकेशन एमएसएमई लेवल पे, स्पेशल स्क्रीनिंग कमिटी लेवल पे चाहिए होता है तो वो लेते हैं, और अगर सब कुछ सही होता है, प्रॉपर होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है तो अप्रूवल मिल जाती है और ग्रांट भी। ग्रांट जो है वो फेज वाइज भी मिल सकती है। आपके प्रोजेक्ट में डीपीआर में किस तरीके से ग्रांट को मांगा गया है या क्या-क्या रिक्वायरमेंट रखी गई हैं, फंड्स को कैसे-कैसे वो कहा गया है कि इस स्टेज पे फंड चाहिए, उस हिसाब से फंड्स आपको अप्रूव होने के बाद मिलता है और आपका पीरियोडिक रिव्यू भी नोडल एजेंसी टाइम टू टाइम करती रहती है। तो दिस इज द होल प्रोसेस। स्फूर्ति के तहत आपको कैसे जो फंड है वो कैसे मिलेगा और आप किस को कंसिडर करके फंड के लिए अप्लाई कर सकते। अब मैं जो टेम्पलेट्स की बात कर रही थी उसको भी समझ लेते हैं, ताकि जब आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप ये टेम्पलेट्स, क्योंकि आप अगर टेक्निकल एजेंसी के थ्रू भी अप्लाई करेंगे या आप डायरेक्ट नोडल एजेंसी को भी अप्रोच करेंगे तो टेम्पलेट्स इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का ही पार्ट होता है, इन्फॉर्मेशन उसे ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आपको क्लस्टर का नेम बताना है प्रॉपरली, क्या उसकी लोकेशन है, इंडस्ट्रीज क्या है, करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, नेम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आप बताना है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, की गैप्स आइडेंटिफाई। ये यहाँ पर मैं इसलिए इन्फोसिस दे रही हूँ कि जो रिवाइवल है, जो मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ये स्कीम रिवाइवल के लिए है, की गैप्स यानी कि आर्टिशंस पहले किस तरीके से काम कर रहे थे और आप इस स्कीम को लेके आ रहे हैं, इस इक्विपमेंट को लेके आ रहे हैं, तो उनकी ऐसी कौन सी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब है आप उनकी जो प्रोडक्टिविटी है या उनको ऐसी कौन सी बेहतर सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने जो भी उस पे इक्विपमेंट्स टूल्स प्रेस्क्राइब करे हुए हैं कि आप वो चाह रहे हैं अपने हार्ट इंटरवेंशन में, तो वो आप यहाँ पर कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, ऐसा कौन सा की गैप लगा आपको जिसको जिसको आपको दूर करने के लिए फंड्स चाहिए। तो बहुत क्लियरली होना चाहिए। नंबर ऑफ विलेजेस, आपका जो आर्टिशंस है वो कितने विलेजेस में फैला हुआ है, वो एक विलेज का है कि कितने विलेजेस को कंसिडर करता है, वो प्रॉपर डिटेलिंग चाहिए होगी। नेम ऑफ द विलेजेस एंड आर्टिशंस अवेलेबल, आर्टिशंस की जो लिस्टिंग है वो मैं भी आपको फॉर्मेट दिखा दूंगी, उस फॉर्मेट में ही वो आर्टिशंस जो भी आपके अगर 500 से ज़्यादा है या 500 से कम है, मेजर रेगुलर क्लस्टर जिस पे भी आप फॉल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको आर्टिशंस की लिस्टिंग देनी होगी। आर्टिशंस अवेलेबल आप यहाँ देख पा रहे हैं, नेम ऑफ विलेज, SC ST OBC माइनॉरिटी अदर्स, टोटल मेल और फीमेल, आपको ये पूरा ये आपको टेम्पलेट KVIC की साइट में आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके ये फिल करके सबमिट भी कर सकते हैं। स्फूर्ति
का भी एक वहाँ पर पोर्टल, जब आप केवीआईसी के ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे तो स्फूर्ति स्कीम का भी एक पोर्टल है, वहाँ पूरी गाइडलाइंस है और हाउ टू अप्लाई पूरा वहाँ पर है। आप वहाँ जाकर भी इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और कोई फर्दर असिस्टेंस चाहिए तो आप आईआईडी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बीइंग अ टेक्निकल एजेंसी हम आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। नेम ऑफ पार्टीशंस, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट इज इम्पोर्टेंट ओवर हेयर इज आधार। उनका आधार नंबर चाहिए होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। उनका बैंक डिटेल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो अमाउंट होता है वो उनके अकाउंट में जाए, इस बात को इंश्योर करने के लिए उनकी ये सारी लाइवलीहुड लेवल्स, आप कौन सी लाइवलीहुड लेवल एग्जिस्टिंग है, आप क्या इनहेंस्ड कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयबिलिटी, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ डेज, ये सब एग्जिस्टिंग जाएगा। जो आपके पास, आपके एनजीओ के पास एग्जिस्टिंग डाटा बेस है, उसी बेसिस में आपको आगे भी क्लस्टर डेवलप करने का एज एन आईए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इंगेज किया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सारी इंफॉर्मेशंस हैं, डिटेल्स है। फिर उसके बाद ये देखिए, एक जो टेम्पलेट है वो प्रपोज इंटरवेंशन, जो सॉफ्ट और हार्ड की मैंने बात करी थी। हार्ड इंटरवेंशन में आप क्या कॉस्ट डिफाइन कर रहे हैं, सॉफ्ट इंटरवेंशन में आप क्या कॉस्ट डिफाइन कर रहे हैं, ये पूरा, ये एक आपको जो दिख रहा होगा दैट इज एन एस्टिमेटेड, हमने आपकी जानकारी के लिए इसमें थोड़ा बहुत लिख रखा है। ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट आप कैसे बना सकते हैं। इसमें लैंड एरिया, बिल्डअप एरिया, आपको पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी, चरखा, लूम्स, व्हाट, आपका क्या क्या टूल्स अवेलेबल, अभी एग्जिस्टिंग में आपका स्ट्रक्चर क्या है, वो सब आपको यहाँ पर प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा। की इम्पैक्ट्स क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन आपको ऑथराइजेशन का करना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज, अगर आप पार्टीशंस की रिवाइवल कर रहे हैं, कोई वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज का बहुत ध्यान रखना है कि वो मार्केट में कैसे जा रहा है, वो कहाँ सेल होगा, कैसे होगा, वो आप जो सेलिंग पॉइंट है वो क्या रखेंगे, रिटेल शॉप्स को कंसिडर करेंगे, सीएफसी से सेल होगा, आउटलेट से सेल होगा, एग्जीबिशंस में सेल होगा, कैसे होगा, ये पूरा एक चीज़ें आपको वर्कआउट करनी पड़ेंगी बिफोर गोइंग फॉर दिस स्कीम। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये अगर आप प्रॉपर सबमिट कर रहे हैं तो आपका, जो मैंने वही बताया ना, जो टाइम फेज होता है कि हम कहते हैं स्कीम्स बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, एक्चुअली हम आधी इन्फॉर्मेशन के साथ जाते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे क्या क्या आपको फिल करना है, क्या क्या आपको सबमिट करना है, तब आप इस स्कीम को इजीली अप्लाई कर सके। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप देख रहे हैं बैलेंस शीट, आपको लास्ट 3 इयर्स की आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट सबमिट करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जिसे बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द इंस्टीट्यूट आपको वो सबमिट करना पड़ेगा एंड इट्स वैलिडिटी, डेफिनेटली आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आज की डेट में कहीं ऐसा ना हो कि वो रिन्यूअल को रिक्वायर कर रहा हो, तो आप रिन्यू करा के सबमिट करिए। तो वो एक पूरा आपको प्रॉपर डिटेल ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ओन बाय आए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल ऑफ एसपीवी, मैंने आपको बताया कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और एसपीवी दोनों सेपरेट होता है, एक नहीं होता है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करा रहा है एसपीवी के तहत, यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल आपको फॉर्म करना पड़ेगा, जिसमें आपको ऑडिशंस को रखना पड़ेगा, ताकि जो भी जितना भी फंड है, जो भी चीज़ें हैं, लैंड, वो सब उसके नाम पे होने चाहिए, क्योंकि इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली आर्टिशंस के लिए है। इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रजिस्टर्ड वैल्यू ऑफ लैंड एज रिफ्लेक्टेड इन द सेल डीड शैल बी कंसिडर्ड एज योर, जो 10% मार्जिन की बात करी थी मैंने। इन केस लैंड इज टेकन ऑन लीज, तो मिनिमम 15 साल का लीज होना चाहिए, तभी माना जाएगा, और वो भी एसपीवी के नेम पे होना चाहिए। इस चीज़ का वो आपका कंट्रीब्यूशन कंसीडर तभी किया जाएगा। अगर पहले नहीं है तो आप टेम्पलेट सबमिट करने के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से हर चीज़ करके जाएंगे, आप एसपीवी भी फॉर्म कर लेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स करके जाएंगे, तो जो आपका प्रोसेस है वो कट शॉर्ट होके जल्दी जल्दी होने लगेगा। टेम्पलेट 1B, 1 एंड 1B दोनों एक साथ सबमिट होती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, उसकी प्रोफाइल जा रही है, तो इसमें एक पूरी डिटेल, आपके मेंबर्स कितने हैं, उनके बोर्ड में क्या रोल है, कितना शेयर है, एवरीथिंग यहाँ पर आपसे मैनेजमेंट की प्रोफाइल, क्योंकि आपको आपको क्लस्टर डेवलप करना है, तो आपकी प्रोफाइल, आप इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, आपकी प्रोफाइल भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट। लास्ट में कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स आप देख रहे हैं वो सब जाएगी, और इसमें आपका जो वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और प्रेसिडेंट है, जो भी आपने अपने एनजीओ में जो भी डेजिग्नेशन दे रखी हैं, उनके साइन होंगे, ये प्रॉपर सबमिट होगी। ये आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं टैबलेट, अपने नियरेस्ट केवीआईसी ऑफिस को भी अप्रोच कर सकते हैं, टेक्निकल एजेंसीज को भी अप्रोच कर सकते हैं, और क्लस्टर डेवलपमेंट जो स्फूर्ति स्कीम है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
आज हमने बात करी आपसे स्फूर्ति स्कीम की। गवर्नमेंट ने ये स्कीम का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो क्लस्टर है और आर्टिशंस है। अगर आप पेपर पूरे लेके और टैम्पलेट्स पूरे लेके अगर आप स्कीम के तहत इनरोल होते हैं, सबमिट करते हैं प्रपोजल, तो आपका जो प्रपोजल है वो सैंक्शन इजीली और अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकता है। अब आईआईडी का रोल इसमें क्या है? आईआईडी बीइंग अ टेक्निकल एजेंसी, हम इम्पैनल्ड हैं केवीआईसी पे एज इन टेक्निकल एजेंसी। आप हमारी मदद ले सकते हैं, आप प्रपोजल है उसको फॉर्म करने में, उसे सबमिट करने में। और क्योंकि वैसे भी ये प्रपोजल आप अगर टेक्निकल एजेंसी पहले से सेलेक्ट नहीं करते तो केवीआईसी ही टेक्निकल एजेंसी रेकमेंड करता है। तो केवीआईसी के थ्रू भी जो आईआईडी के पास आता है प्रपोजल, तो इस प्रपोजल को सबमिट करना, इसे रिव्यू करना, डीपीआर बनाना, ये सारा जो रोल है वो आईआईडी का है। तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्फूर्ति स्कीम है क्या, ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें जो कॉस्टिंग है उसके पैरामीटर्स क्या हैं, इसमें जो फंड्स हैं वो किस तरीके से मिलते हैं, और जो एक पूरा वर्क फ्लो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और इंस्टीट्यूशन जो अरेंजमेंट्स है वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर इस स्कीम से रिलेटेड या और कोई स्कीम से रिलेटेड आपकी क्वेरीज हो, आप आईआईडी को संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिटेल में आपको सारे लिंक्स प्राप्त हो जाएंगे। तो ये थी स्फूर्ति स्कीम, और स्कीम के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।